गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के मुख्य अंग। इससे पहले श्वसन तंत्र क्या होता है और इसकी क्या महत्व है यह हम लोगों ने पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे श्वसन तंत्र किन किन अंगों द्वारा किस प्रकार काम करता है। तो श्वसन तंत्र के कुछ मुख्य अंग हैं जो इसमें काम आते हैं, जैसे नाक, कंठ या गला, स्वर यंत्र, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े या फिर फुसफुस। श्वसन क्रिया में ये सभी अंग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर के दो अंग अन्य प्रकार के भी होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें या फिर श्वसन क्रिया में भाग लेने में सहायता देते हैं। तो इसमें पहला है पेशियाँ। पेशियाँ जो होती हैं विभिन्न पसलियों के बीच जो पेशियाँ होती हैं जो एक पसली को दूसरे पसली से यहाँ पे जोड़ती है। दूसरा होता है महाप्रचीरा या फिर डायफ्राम, गुंबद की आकृति का पेशी पर्दा जो उदर से वक्ष की ओर अलग करता है, उदर और वक्ष को यहाँ पे अलग करता है, उसे इसके बारे में श्वसन क्रिया में सहायता देता है। तो श्वसन क्रिया के मुख्य अंगों में इनके अतिरिक्त और भी अंग हैं, जैसे पहला है नाक। नाक यानी नोज, जो हमारी नाक है, सर्वप्रथम वायु नाक द्वारा श्वास लेने पर भीतर प्रवेश करती है। नाक के दोनों गुहा या फिर नासा छिद्र बोलते हैं इसे, या नासाफुट वायु ग्रहण करते हैं। नाक के अंदर एक कार्टिलेज होता है जिसे उपास्तिका पर्दा कहते हैं। यह दो भागों में नाक को विभाजित करता है। नाक का प्रत्येक भाग नासिका रंध्र कहलाता है। नासिका रंध्रों के भीतर श्लेष्मिक झिल्ली होती है जिसमें से श्लेष्मा निकलता रहता है। यह रोग के कीटाणुओं को नष्ट करता है। इसके भीतर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है जो वायु के तापक्रम को शरीर के तापक्रम के बराबर बनाता है। नासिका रंध्रों में कुछ छोटे छोटे रोए भी होते हैं जो धूल के कणों को भीतर जाने से रोकते हैं। नाक का पिछला भाग सूंघने की सहायता प्रदान करता है। यह भाग कंठ में जाकर खुलता है। नासा गुहा के नीचे की ओर नाक की अस्थि होती है। इसी के द्वारा नाक और मुख अलग अलग रहते हैं। नाक के ऊपरी भाग में वह छिद्र अवस्था में होती है। इसके अतिरिक्त भीतर की ओर सुरंग की भांति तीन अन्य अस्थियां निहित होती हैं। यहाँ पर समस्त भाग श्लेष्मिक झिल्ली से आवरण से ढका रहता है, जिससे चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता रहता है जो तमाम बैक्टीरिया को समाप्त कर शरीर से बाहरी वायु के साथ साथ जो भी बैक्टीरिया आती है उसे वो समाप्त करता है। नाक के श्लेष्मिक को लाइजोजाइम नामक कीटाणुनाशक पदार्थ पाया जाता है। यदि नासा गुहा की सतह पर छोटे छोटे या छिद्र न हो जो छलने का काम करते हैं, वायु के जीवाणु को नहीं रोक पाते हैं और वह चिपचिपे और लसलसे पदार्थ में चिपक जाते हैं और लाइजोजाइम द्वारा उसका भक्षण किया जाता है और वायु शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार श्लेष्मिक झिल्ली में अनेक रक्त कोशिकाएं होती हैं जिसकी उष्णता के कारण वायु में गर्माहट आती है और वायु का तापमान लगभग शरीर के बराबर हो जाता है। दूसरा है इसमें यहाँ पे नाक के बाद, नासिका के बाद आता है कंठ। कंठ क्या होता है? नासा गुहा के अंदर थोड़ी दूर जाकर एक नली के रूप में यह हो जाती है जो कंठ में खुलती है। मतलब दोनों छिद्र आपस में आकर यहाँ पे एक हो जाते हैं जो कंठ में खुलती है। कंठ के इस भाग को ग्रसनी कहते हैं। यह नली अर्थात ग्रसनी जो आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहला स्वर यंत्र और दूसरा, पहला जो स्वर यंत्र है कहलाता है, इसमें वायु प्रवेश करती है। दूसरा ग्रास नली कहलाता है जिसमें
जिससे होकर भोजन आमाशय में जाता है। मतलब ये दोनों नलिकाएं आकर यहाँ पे कंठ में एक हो जाती हैं और फिर यहाँ से दो बराबर भागों में बढ़ जाती हैं, जिसमें एक स्वर यंत्र और दूसरा होता है आहार नली, जिसमें से भोजन आमाशय तक पहुँचता है। एक इसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है जो घाटी ढापन या एपिगोटिस कहलाता है। एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, घाटी ढापन या एपिगोटिस कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यह ग्रसनी के ऊपर, यहाँ पे नाक और ग्रसनी के बीच में पाया जाता है। भोजन निगलते समय यह घाटी का ढक्कन बंद हो जाता है और शेष समय हमेशा खुला रहता है। कंठ एक बॉक्स की तरह होता है जो गले पर उभरा सा प्रतीत होता है, जिसे आप छू के महसूस कर सकते हैं। यह इसे आदम एप्पल भी कहते हैं। एडम एप्पल या फिर आदम, हिंदी में आदम एप्पल और इंग्लिश में एडम एप्पल पूछा जाता है। ये भी प्रश्न आता है बच्चों कि एडम एप्पल कहाँ पे पाया जाता है। नासा गुहाएं अंदर थोड़ी दूर जाकर एक नली के रूप में हो जाती हैं जो कंठ में खुलती हैं और बराबर बराबर दो भागों में बढ़ जाती हैं। ठीक है, जो एक स्वर यंत्र के रूप में प्रयोग होती हैं और दूसरी आहार नाल के रूप में प्रयुक्त हो जाती हैं। श्वास नली के ऊपर दो छल्लों से कंठ या गले का ढांचा बनता है। यहाँ पे ये जो कंठ है, यहाँ पे गले का ढांचा कैसे बनता है? दो छल्लों से कंठ या गले का ढांचा बनता है। ये छल्ले उपास्थि से बने होते हैं, यानी ये लचीले होते हैं। प्रथम छल्ला सामने से ऊपर से चौड़ा होता हुआ आता है। यह सी आकार का होता है। सी आकार का मतलब अधूरा छल्ला, आधे आकार, आधा पूरा गोल नहीं होता है, आधा सी आकार का अधूरा छल्ला होता है। इसे थायराइड कार्टिलेज भी कहते हैं। इसे आप गले के बाहर से छू के यहाँ से महसूस कर सकते हैं। स्वर यंत्र के गुहा के आर पार रज्जु भी होते हैं जो दृढ़ता से झिल्लियों के साथ जुड़े रहते हैं। यहीं से स्वर उत्पन्न होते हैं। स्वर यंत्र, श्वास नली का ऊपरी भाग स्वर यंत्र कहलाता है। स्वर यंत्र में बोलते समय स्वर उत्पन्न होते हैं। जब फेफड़े से वायु बाहर जाती है और वेग से स्वर रज्जुओं के पास गुजरती है तो स्वर रज्जुओं में कंपन होता है और विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकलती है। इसमें मुख और नाक भी सहायक होते हैं। स्वर का पहला और मोटा अर्थात भारीपन या पतलापन आवाज रज्जुओं की लंबाई पर निर्भर करता है। पुरुषों के स्वर रज्जु लंबे होते हैं जिससे उनकी आवाज स्त्रियों की अपेक्षा भारी होती है। बच्चों का स्वर यंत्र अत्यंत छोटा होता है किंतु युवावस्था में इतना बड़ा हो जाता है कि बाहर से उभरा हुआ यहाँ पे प्रतीत होता है। इसे टेटुआ भी कहते हैं। एडम एप्पल या फिर टेटुआ कहा जाता है। इसके बाद आता है श्वास नली। श्वास नली क्या होती है? श्वास नली स्वर यंत्र के ठीक नीचे आरंभ होती है अर्थात स्वर यंत्र से जुड़ी रहती है। यह 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। उपास्थियों की छल्लियों से निर्मित होती है। ये छल्ले अधूरे सी आकार के ही होते हैं। इनका पूर्ण भाग पीछे की तरफ होता है। श्वास नली के भीतर श्लेष्मिक झिल्ली चढ़ी रहती है जिसमें तरल पदार्थ रहता है। नाक के बालों से छनने के बाद यदि धूल कण बैक्टीरिया श्वास नली में जो बचे रहते हैं, जो आ जाते हैं, उन्हें यह नष्ट करके फेफड़ों में जाने से रोकती है। इस झिल्ली पर छोटे छोटे उभार होते हैं जो इतने एक्टिव होते हैं या फिर इतना क्रियाशील होते हैं कि वायु के अतिरिक्त किसी भी अवांछित कणों को फेफड़ों में पहुंचाने से रोकती है। और जैसे ही यह अवांछित कण यहाँ तक पहुँचते हैं उत्तेजित हो जाती है और जिससे खांसी आती है और वह कण झटके से शरीर के बाहर पहुँच जाता है। इसके बाद आता है 5वां अंग है श्वसनी। श्वसनी क्या होता है? श्वास नली 12 से 15 सेंटीमीटर के पश्चात 2 भागों में बट जाती है।
जिसे श्वास नलिकाएं कहते हैं। जैसे एक इधर एक इधर। प्रत्येक श्वास नलिकाएं अपने बाएं तथा दाएं फेफड़ों में प्रवेश करती हैं। यह श्वास नलिकाएं फेफड़ों में पहुंचकर क्रमशः अनेक शाखाओं में, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, अनेक शाखाओं और उसके बाद प्रशाखाओं में विभक्त हो जाती हैं, एक वृक्ष की भांति दिखाई देती हैं। अंत में यह अत्यंत बारीक हो जाती हैं, जिसे वायु प्रणालियां कहते हैं। श्वास नलिकाएं श्वास नली की भांति छल्लों से निर्मित नहीं होती हैं, बल्कि यह श्वास नलिकाओं के मतलब छल्लों की तरह नहीं निर्मित होती हैं, बल्कि यह पेशियों से निर्मित होती हैं। यह इतनी लचीली पेशियों से बनी होती हैं कि अंत में ये सूक्ष्म प्रणाली छोटे छोटे लंबे फैले से थैलों में विभक्त हो जाती है। इतनी पतली झिल्ली हो जाती है, इसे ही वायु के कोश कहते हैं। फेफड़े वास्तव में इन्हीं वायु कोशों का समूह होते हैं, यानी ये जो छोटे छोटे वायु कोश होते हैं, इन्हीं सब से मिलकर एक पूरा फेफड़ा बनता है। फेफड़े स्पंजी संरचना स्पंज की तरह होती हैं और संख्या में 2 होती हैं। प्रत्येक ओर वक्ष गुहा में एक एक होती है। एक तरफ इधर एक होती है, दूसरी तरफ दूसरा होता है। फेफड़े हल्के गुलाबी भूरे रंग के दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक फेफड़े चारों ओर से दोहरी परत होती है, यानी एक फेफड़े के किनारे किनारे 2 परतें पाई जाती हैं, जिससे फुसफुस आवरण या प्लूरा कहते हैं। यानी इन आवरणों के दोनों के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसे प्लूरा कहते हैं। इसकी एक परत फेफड़ों पर चिपकी रहती है और दूसरी परत वक्ष की दीवार से संपर्क में रहती है। इन दोनों परतों के बीच बहुत कम जगह होता है। वक्ष पर आघात होने पर प्लूरा कोश में वायु अति शीघ्र भर जाती है और फेफड़े पर दबाव कम पड़ता है, जिससे वह कम सिकुड़ता है। प्लूरा कोश में एक द्रव भरा रहता है, जिसे प्लूमिक लिम्फ कहते हैं, जो प्लूरा से झिल्ली को तर रखता है, मतलब इसे भिगाए रखता है, जिसे फैलते और सिकुड़ते समय फेफड़ों की किसी प्रकार की रगड़ नहीं लगती है। परंतु प्लूरा झिल्ली से निकलने वाले पदार्थ का यदि अधिक भी हो जाए तो शरीर में प्लूरोडीसी नामक रोग हो जाता है। यह अत्यंत कष्टदायी होता है, यानी यह कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके सूखने पर भी, यानी इसका इलाज कर दिया जाए, ये सूखने पर भी ड्राई प्लूरोसी नामक रोग हो जाता है। फेफड़े कई भागों में विभक्त रहते हैं, जिन्हें लोबस कहते हैं। बायां फेफड़ा 2 खंडों में और दायां फेफड़ा 3 खंडों में विभाजित रहता है। इन खंडों की आंतरिक रचना का अध्ययन करने से हमें यह पता चलेगा कि दोनों ओर का फेफड़ा प्रत्येक खंड के अंदर अनेक छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाता है। इनका सूक्ष्मतम भाग चिकनी झिल्ली से बना होता है और थैलियों के समान फूला हुआ होता है। इन थैलियों को वायु कोश कहते हैं। श्वास नलिकाएं का अंतिम सूक्ष्मतम सिरे इन्हीं वायु कोशों के द्वारा खुलते हैं। प्रत्येक वायु कोश से लगे अंगूर के गुच्छों के समान वायु के अनेक सूक्ष्म कोश होते हैं, जिन्हें कूपिका कहते हैं। यानी ये जो छोटे छोटे वो थैले दिखा रहे हैं, उन्हें कूपिकाएं कहते हैं, जिससे श्वसन कई गुना बढ़ जाता है। इन वायु कोशों के समूहों को ही फेफड़े की संज्ञा दी, यानी यही जो वायु कोश छोटे छोटे मिलके बने होते हैं, ये पूरे एक फेफड़े का निर्माण करते हैं। इसी तरह दूसरे फेफड़े का निर्माण करते हैं। वायु कोशें और रक्त कोशिकाओं की भित्तियां यहाँ पे जाकर इतनी पतली हो जाती हैं कि यहाँ ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान क्रिया बहुत ही आराम से हो जाती है। वायु कोशों से रक्त में ऑक्सीजन प्रवेश करती है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर वायु कोशों में पहुंच जाती हैं। इस क्रिया के द्वारा श्वसन द्वारा रक्त में ऑक्सीजन का प्रसार होता है।
तो इसी प्रकार बच्चों ये श्वसन संस्थान काम करता है। नाक से हवा जाती है हमारी, जब हम सांस लेते हैं नाक के अंदर जाती है, स्वर यंत्र और स्वर नलिका द्वारा होती हुई दो भागों में बराबर विभाजित हो जाती है। दोनों फेफड़ों में खुलती है और दोनों फेफड़े ही स्पंज आकार के स्पंजी होते हैं और लचीले होते हैं, जो क्रमशः 2 और 3 भागों में विभक्त होते हैं। इनमें छोटी छोटी कूपिकाएं और शाखाएं और प्रशाखाएं पाई जाती हैं, जिसमें हवा का आवागमन होता है और ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल दिया जाता है।